साथियों, आज मैं बात करूंगा स्वतंत्रता से पहले, भारत की आज़ादी के पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा आदिवासियों एवं जनजाति लोगों पर किस प्रकार के कानून थोपे गए थे। साथियों, भारत के आदिवासी एवं जनजाति लोगों पर ऐसे कानून थोपे गए थे जो कि राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा नहीं ले सके। उनको क्या किया गया था साथियों कि ये जो जनजाति समुदाय है वह किसी भी प्रकार से आंदोलन विद्रोह नहीं कर सके एवं उनकी रिपोर्ट थाने पे दर्ज नहीं हो सके। इस प्रकार से ऐसे कानून उन पे थोपे गए थे जिसको मैं नाम दूंगा साथियों काला कानून। साथियों, भारत के आदिवासियों के लिए एक काले कानून के रूप में जाने जाने वाला आज हम उसी एक कानून के बारे में बात करेंगे। साथियों नमस्ते, जोहार। मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अबाउट ट्राइबल्स में। साथियों, आज मैं बात करूंगा भारत में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 की, ठीक है, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा आदिवासियों एवं जनजाति लोगों को परेशान करने या फिर कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए लगाए गए थे। साथियों, इस अधिनियम के तहत आदिवासी एवं जनजाति को वयस्क पुरुषों को क्या किया जाता था कि थाने में जाकर रिपोर्ट करने के लिए मजबूर किया गया था और उनके आंदोलन में विद्रोह करने एवं केस दर्ज करने पर रोक लगा दी गई थी। अब साथियों, किसी भी वयस्क व्यक्ति को थाने में जाकर साप्ताहिक रूप से थाने में जाकर रिपोर्ट करना होता था एवं ये जनजाति एवं आदिवासी लोगों को परेशान करने के लिए एक षड्यंत्र था ताकि वह राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सके। साथियों, 1947 की बात करूंगा। 1947 के पहले की अगर बात करें साथियों, तो अगर समूह का कोई भी व्यक्ति अगर निर्धारित क्षेत्र से, उनका क्षेत्र होता था, वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते थे। इस अधिनियम के तहत 1871 अधिनियम के तहत निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते थे। एवं अगर कोई सदस्य अगर बाहर गया हुआ पाया जाता था तो 127 समुदायों के 113 मिलियन लोगों को तलाशी एवं गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता था। साथियों, अगर क्षेत्र के बाहर कोई व्यक्ति होगा उस समूह के जो इस अधिनियम के तहत आता है, अगर क्षेत्र के बाहर कोई व्यक्ति होगा तो उनमें से 187 समुदायों के 113 मिलियन लोगों को तलाशी एवं गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ता था। 1931 तक यह अकेले मद्रास में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में इस अधिनियम के तहत 237 आपराधिक जनजातियों को क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया। साथियों, मात्र मद्रास में, तब उस समय की बात अगर करें साथियों, तो उस समय भारत में 11 प्रांत होते थे एवं अकेले मद्रास की अगर बात करें तो 237 आदिवासी समूह हो या फिर जनजाति समूह को इस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध किया गया। ये अधिनियम था साथियों आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871। साथियों, मेरी कॉरपेंटर नामक एक अंग्रेज अफसर हुआ करते थे। उस अंग्रेज अफसर ने इनको खतरनाक वर्ग घोषित किया। ऐसा करने वाले वह प्रथम व्यक्ति माने जाते थे। अंग्रेजों ने यह प्रसारित किया कि इनका अपराध वंशानुगत है। वंशानुगत मतलब क्या कि इनके घर में जो जन्मा हुआ बच्चा होगा वह भी आदतन अपराधी की श्रेणी में आएगा। साथियों, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि किसी के जाति या धर्म में अगर कोई आपराधिक जाति या जनजाति को अगर घोषित कर दिया जाए तो उनके घर में जो बच्चे जन्म लेंगे वह भी आपराधिक श्रेणी में आ सकेगा। इस कानून के हिसाब से मेरी कॉरपेंटर ने इसको वंशानुगत और जातीय रूप दे दिया गया। साथियों, जातीय रूप इस प्रकार दिया गया अर्थात अपराध का व्यवसायीकरण करने के लिए साथियों ऐसा प्रसार किया गया कि अपराध का व्यवसायीकरण करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि जनजातियों ने एक पेशेवर अपराध के रूप में काम करना चालू कर दिया। यह आम जनता तक इनकी बातें पहुंचाई गई और इस कानून को यथावत रखा। भारतीय दंड संहिता की बात करें साथियों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 401 के अनुसार चोरों के गिरोह से संबंधित होने के लिए सजा का प्रावधान था, जो कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद किसी भी समय आदतन चोरियां डकैती करने से जुड़े किसी भटकने वाले गिरोह से संबंधित होगा
उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, एवं जुर्माने का भी अधिकार होगा। साथियों, ये जो दंड था यो किसी भी मतलब चोरी करने वाले गिरोह से संबंधित कोई व्यक्ति इस अधिनियम के बाद में लगने के बाद में अगर ऐसा उसके आसपास में भटकता हुआ नजर आया तो उनको 7 साल तक की सज़ा सुनाई जाएगी और उस सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा और जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। साथियों, ऐसा पहला एक्ट साथियों याद रखने वाली बात है साथियों, 1871 में इसको उत्तर भारत में लागू किया गया एवं 1876 में इस अधिनियम को बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा कई अन्य जगहों पर भी इस एक्ट को लागू किया गया। साथियों, इस एक्ट की अगर बात करें, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 को अगर बात करें तो इसमें कई संशोधन हुए। कई दशक के बाद में इस एक्ट को जो है 1924 तक संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। साथियों, अब संपूर्ण भारत में अगर लागू कर दिया जाएगा तो इसके लोगों में विरोध भी होगा। इस कारण से जो राष्ट्रवादी प्रेस संहिता के राष्ट्र द्वारा सार्वजनिक समर्थन जुटाने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के लोगों के सामाजिक सुधार उपाय के रूप में बताया गया। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया साथियों कि इस जनजातीय अधिनियम को सामाजिक सुधार के लिए बताया गया। ठीक है, जैसे भी प्रेस जो कि उस समय के प्रेस हुआ करते थे, अखबार हुआ करते थे, उस समय इस अधिनियम को अगर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाएगा तो विरोध तो होगा ही। तो इस कारण से इसको जो सामाजिक जो लोगों को सुधार कह सकते हैं या फिर इस जो ये अधिनियम था इसे ऐसा प्रसारित किया गया चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कि यह जो एक्ट है समाज के लोगों को सुधारने के लिए लाया गया है, जो कि ब्रिटिश सरकार की जो मानसिकता थी उस समय की, उसको वह लोगों के सामने नहीं रखना चाहती थी। इस कारण से इसको संपूर्ण भारत में लागू कर एक प्रेस नोट जारी कर दिया कि यह जो एक्ट है जो आदतन अपराधी है ऐसे लोगों को सुधारने के लिए यह एक्ट बनाया गया था। आने वाले दशकों में इस अधिनियम से बचने के लिए कई जनजाति जो समुदाय थे वह खानाबदोश हो गए। खानाबदोश का मतलब होता है साथियों कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर रहने लगे। एवं जो खानाबदोश जनजाति थी उनकी महिलाओं पर उस समय भारी अत्याचार हुए। आर्थिक स्थिति तो उनकी खराब थी। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह भूखे मर रहे थे, इसलिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर रहने लगे थे। जो आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 का एक्ट आया साथियों, तब से खानाबदोश की जनसंख्या, जनजातियों की जनसंख्या ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ने लगी। एवं जो ये जनजाति की महिलाएं थी उनको शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ता था साथियों। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान अगर जनजाति या फिर आदिवासी समुदाय भटकता रहेगा तो वह उस समय के हिसाब से अगर अपन बात करें तो उनको विभिन्न प्रकार की यातनाएं भी झेलनी पड़ती थी। अगर स्वतंत्रता के बाद की स्थिति की अगर बात करें साथियों, तो स्वतंत्रता के बाद तो इनकी स्थिति में सुधार आया है, परंतु स्वतंत्रता के बाद 1949 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। अब इस अधिनियम को निरस्त कर दिया, इसमें क्या हुआ साथियों कि 23 लाख आदिवासियों एवं जनजातीय लोगों को इस अधिनियम से मुक्त कर दिया गया। एवं उसी समय केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त समिति ने 1950 में रिपोर्ट दी कि यह जो प्रणाली है भारतीय संविधान की भावना का उल्लंघन करती है। समिति ने क्या किया कि ऐसा निर्णय दिया कि यह जो प्रणाली है, जो ये एक्ट है, यह जो संविधान की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन कर रही है। लेकिन पुराने कानून के स्थान पर, यहाँ भी सुनने वाली बात है साथियों कि पुराने कानून के स्थान पर क्या किया गया कि आदतन अपराधी अधिनियम 1952 लागू करा गया। एवं उसमें जो आदतन अपराधी अधिनियम 1952 लागू किया गया एवं जनजातियों के सदस्यों को बड़े स्तर पर आदतन अपराधी भी घोषित किया गया। ये आज़ादी के बाद की घटना है साथियों। आज़ादी के बाद में ये आदतन अपराधी अधिनियम 1992 में बड़ी संख्या में जनजाति एवं आदिवासी लोगों को क्या किया गया कि
इस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया एवं आदतन अपराधी घोषित किया गया। इसके ही आगे चलने के बाद में बात करें साथियों, तो अंत में इस अधिनियम को 2008 में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के प्रयास से इस अधिनियम को संशोधित कर एसटी समुदाय के आरक्षण को लगभग 110 मिलियन विमुक्त, घुमंतु या अर्ध घुमंतु लोगों तक पहुंचाया गया। साथियों, अब सामाजिक न्याय की बात आती है, आधिकारिक मंत्रालय की बात आती है, तो इस समुदाय के लोगों को क्या कहा गया कि 110 मिलियन लोगों तक यह आरक्षण को पहुंचाया गया। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही।